प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप कुछ भी करते रहिए, लाइव तो सबने देखा है संसद में चलते हुए किस तरह से उन्होंने कहा क्या अम्बेडकर 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 चिल्लाते रहते हो इतनी बार, अगर आप अम्बेडकर के अलावा भगवान का नाम लेते तो आज आप भगवान को पा जाते। बोला या नहीं बोला उन्होंने, और कितने गुस्से में बोला, आप उनकी भावभंगी में उठा के देख लीजिए। अब उसके बाद वो जितना मर्जी मेरे बयान को, क्या आज की डेट में मीडिया में इतनी हिम्मत है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश कर देगी वो? सर इस तरीके के जो बयान है ये क्या दलित समुदाय के अंदर कुछ प्रभाव पड़ेंगे क्या, क्योंकि उन्हीं का योगदान ज्यादा रहता है? बिल्कुल बिल्कुल पढ़ना चाहिए जी। अगर दलित समुदाय अपने आप को कहता है कि बाबा साहब हमारे आदर्श हम भगवान की तरह से उनको पूछते हैं, तो जब भगवान की तरह से आप उनको पूछते हो तो आप ये भी देख लीजिए आपके भगवान का अपमान कौन कर रहा है। अगर आप नहीं देखते तो फिर दलित समाज से मैं साफ कहूंगा कि फिर ये आपका ढकोसला है। आप बाबा साहब को वो इज्जत नहीं देते जो इज्जत आपको देनी चाहिए। तो जिस तरीके के बयान है सर, किस नजर से देख रहे हैं आप? जी भगवान मिल जाते हैं इतना टाइम? बिल्कुल बिल्कुल जी, भगवान मिल जाते हैं। अगर आप 8 बार बकाओगे भगवान मिल जाएंगे। मैं कह रहा हूँ आप कोई बात नहीं, भगवान से बात अलग चीज़ है। दूसरी चीज़ आप सामने आती है इसकी कि जो एक दबी हुई छुपी हुई कुचली हुई भावनाएं होती है ना, वो इसी तरह से गुस्से में भावनाएं बाहर आती हैं या नशे में भावनाएं बाहर आती हैं। जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो आपके मन में अंदर में जो भी कुछ होता है वो भड़ास निकल के बाहर आ जाती है। संविधान का लगातार उल्लंघन करने वाले, संविधान को लगातार कुचलने वाले, संविधान को ना मानने वाले लोग हैं जिनकी हकीकत असलियत बिल्कुल आज सामने आ गई उनके बयानों के थ्रू। इससे पहले इनके लोग बयान देते थे, जब आपको लोकसभा इलेक्शन से पहले याद होगा ना, 400 पार करा दो हम संविधान बदल देंगे। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उन्होंने तक ने ये बात बोली थी कि हमें 400 पार करा दो हम संविधान बदल देंगे। कई सारे इनके नेता थे, तमाम नेताओं ने बयान इस तरह के दिए थे, और लेकिन ऊपर से कभी मोदी जी के या इनके शाह जी साहब के कभी कोई बयान नहीं आया कि नहीं ये लोग गलत कह रहे हैं, हम इनसे सहमत नहीं हैं। तो वही चीज़ जो इनकी मेंटेलिटी चल रही थी, अब अल्टीमेटली हुआ गया, आगे रह गए 240 पे, घुटनों पे टिक गए। आज इनके बाद अब इनके जो है बड़ी टीस उठ रही है कि काश हमें पार हो जाते तो हम बात कर लेते, क्योंकि इनका वन नेशन वन इलेक्शन का जो लगाया हुआ फार्मूला है वो भी औंधे मुँह गिरेगा। सब जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को फार्मूले को पास कराने के लिए कम से कम संविधान में 18 संशोधन भी ये करने पड़ेंगे। 18 संशोधन के बाद भी 367 लोगों का जो है लोकसभा में जो है वो सहयोग चाहिए, 165 लोगों का चाहिए राज्यसभा में वोटिंग चाहिए, तब जाके ये वन नेशन आकार लेगा। लेकिन ये जानते हैं हो नहीं पाएगा, तो अल्टीमेटली ये खींचा अपनी जो खींच होती है जिसे कहते हैं भड़ास निकालना, वो निकाल रहे हैं। तो अल्टीमेटली इनको ये निकल के आया कि बाबा साहब अम्बेडकर कैसी व्यवस्था करके कि आज हम अपने मनमर्जी अपने हिसाब से इनको नहीं चला पा रहे, क्योंकि चलाना चाहते हैं तो 367 वोट चाहिए ही चाहिए लोकसभा में, वो इन्हें मिलने वाले नहीं है। इसी के लिए इन्होंने नारा दिया था हमें 400 पार करा दो। अब 400 पार हो जाते तो आज मैं खड़े हैं, आप खड़े हैं, खड़े नहीं होते आज हम भी शायद हम जेलों में पड़े सड़ रहे होते कि इन लोगों ने तो बड़ा हमारे खिलाफ आग उगली, डालो इन्हें उठा के अंदर। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व जो है ना वो खत्म हो जाता है। सर आपके पास क्या लग रहा है सर, जिस तरीके के बयान किए इनके गले की हड्डी बन जाएंगे ये, क्योंकि कांग्रेस भी प्रदर्शन करे, आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन करे, तमाम विपक्षी पार्टी रोड पे आ गए हैं। जाहिर बात है जो लोग संविधान का सम्मान करने वाले लोगों को प्रदर्शन करेंगे ही करेंगे, सीधी सी बात है। सिर्फ एक इस चीज में मैं सबसे ज्यादा जो एक नाम देख रहा हूँ वो है मायावती जी का। उनका कोई अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया गृह मंत्री जी के खिलाफ, पता नहीं उनकी क्या मजबूरियां हैं, क्या वजह है। जो आपको संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे बड़ा पैरोकार मानती थी, सबसे बड़ा झंडा बरदार मानती थी, उनका अभी तक कोई बयान नहीं है। लेकिन बाकी सारी की सारा विपक्ष एक है इस मुद्दे पर, और एक होना भी चाहिए। संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। संविधान सर्वोपरि है, देश हमारा है, हम देश के लिए हैं, संविधान हमारे लिए है। हम संविधान की इज्जत करेंगे तो संविधान हमारी इज्जत करेगा, सीधी सी बात है। अगर हम संविधान को इज्जत नहीं देंगे तो हमें कौन इज्जत दे देगा? अगर हम संविधान का उल्लंघन करते हुए सड़कों पर घूमेंगे तो हमारे पिछवाड़े पे तुम लट्ठी बजेंगे ना, सीधी सी बात है। तो संविधान की इज्जत करेंगे तो संविधान इज्जत हमें देगा। संविधान का पालन करते हुए हम चलेंगे, हमें हर जगह इज्जत मिलेगी, हर जगह हमें सहूलियत मिलेगी। कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ हमें संविधान दिया था, उससे क्या कुछ बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान है, थोड़ा सा अगर समझ आप बता सकते हैं तो? देखिए 2 साल 11 महीने में हमारा संविधान तैयार होगा, और संविधान सभा जो बनी गई थी उसमें बाबा साहब अम्बेडकर जो थे वो उसके चेयरमैन थे, वो उसके हेड थे। उनकी जो नॉलेज थी उस वक्त के हिसाब से अंग्रेजी पे उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, और हमारा संविधान जो बना है वो 1919 का अधिनियम जो अंग्रेज लेके आए थे और 1935 का अधिनियम जो अंग्रेज लेके आए थे, उन दोनों अधिनियमों को मिला के मैक्सिमम हमारी जो लॉज हैं वो सारे उन्हीं से रिलेटेड है। तो उन लॉज को समझने के लिए इंग्लिश पे पकड़ बहुत जरूरी थी। डॉक्टर साहब के पास अच्छी खासी समझ थी, उन्होंने इस बात को संविधान को बनाया, सारी अपने साथ टीम के बैठ के बनाया। और जो आज बात बार बार उठाई जा रही है कि कांग्रेस ने उनका अम्बेडकर साहब का सम्मान नहीं करा, सबसे बड़ा सम्मान तो आप यही देख लीजिए कि कांग्रेस को वो छोड़ चुके थे अम्बेडकर साहब, और उसके बावजूद उन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त करके उनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई कि संविधान आप ही बनाएंगे। संविधान की उन्हें पूरी अच्छी नॉलेज थी, जनमानस की नॉलेज थी, दबे कुछ लोगों को कैसे उठाना है उसकी नॉलेज थी, हर चीज़ की उन्हें नॉलेज थी। पढ़े लिखेंगे लोगों को अधिकार मिलेगा तो लोग अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाएंगे, वोटिंग राइट दिए गए, सब चीज़ें दी गई। तो जिस चीज़ की जिसको समझ होती है तो वो इज्जत दी जाती है ना उसको। तो इसलिए डॉक्टर साहब को सबसे ज़्यादा इस बारे में याद करा जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो है योगदान उनका रहा था। 1983 वर्ल्ड कप जीते हम, ठीक है जी, किसको याद करा जाता है? कपिल देव साहब को याद करा जाता है ना कि उनकी कप्तानी में हमने वर्ल्ड कप जीता था। बाकी 1 या 2 जो आपको और याद आएंगे प्लेयर, 11 के 11 प्लेयर या 14 प्लेयर जो होता है प्लेइंग 11, और उसके बाद 3 और जो हमारे उसमें होते हैं, 14 के 14 का कोई भी आज नाम नहीं गिना सकता, कोई भी नहीं गिना सकता, माना जाता है ना, नहीं मैं तो यही बात है, इसीलिए डॉक्टर साहब को इज्जत दी जाती है। तो
तो ये इस तरीके के जो बयान दिया है तो ये ऐसा तो नहीं है कि इनके मन में कुछ चल रहा था और बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मन की भड़ास निकल के बाहर आई है। मेरे मन में कुछ लगातार चलता रहेगा और मुझे मौका नहीं मिल रहा बोलने का, और कभी कभी मैं एकदम से उत्तेजित हो गया मैं बोल ही दूंगा। मैं अपने शब्दों पे अपनी भावनाओं में बहुत कंट्रोल करूंगा, लेकिन फिर भी मेरे मुंह से निकल ही जाएगा भाई, चल जो भी कुछ मैं कहना चाहूंगा वो निकल ही जाएगा। तो वो इनकी भड़ास, वो इनकी खींच जो है वो निकल के सामने आ गई। अब पता चल गया, अब लगातार उसको इल्ली पापोती जा रही है। सुबह से मोदी जी जो है हमारे लगातार ट्विटर पे दनादन ट्वीट दे रहे हैं, सफाइयां दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, सफाइयां कर रहे हैं। पत्रकारों को बेचारों को साफ सूंगा पड़ा है, बचाए तो बचाएं कैसे, रोके तो रोके कैसे। अब वो कहां से पॉइंट उठा के लाएंगे, मोदी जी को बचाएं या गृह मंत्री साहब को बचाएं, अब उन्हें कहीं से कुछ नजर नहीं आ रहा। गले की हड्डी बन गए। बिल्कुल बन गई है जी, बिल्कुल बन गई है। और मैं तो ऐसे वक्त में मौका देता हूं, मैं साफ साफ कहता हूं, नायडू साहब से, नीतीश साहब से अपील करता हूं, आप देख लीजिए कैसे संविधान के हत्यारों को आप समर्थन दे रहे हैं। भाई साहब, देश हित में ये लोग हमें कहीं से कहीं नहीं बैठते, आप इनका समर्थन वापस लीजिए और जनता को कम से कम एक अच्छी सरकार चुनने का मौका दीजिए। चिराग पासवान की जो बात करें, चिराग पासवान कौन सी उससे आते हैं आपको पता है? लोग, हाँ जी, लोक जनशक्ति और आपका नीतीश कुमार, तो इनका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? ये लोग की शांति रहेंगे ऐसे जैसे अभी शांत है? शांति रहेंगे फिलहाल तो, क्योंकि समर्थन दे रखा है, कहीं ना कहीं इनके भी तार पड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इनकी भी नसें दबाई गई हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं शांत पड़े। लेकिन ऐसे मौके पे इन्हें शांत नहीं होना चाहिए। अगर शांत भी रहते थे तो आज इन लोगों के पास सुनहरा मौका है, संविधान को ही बना के, जो संविधान के बारे में गलत कहा गया, अम्बेडकर साहब के बारे में गलत कहा गया है, तो ये अपने आप को बचा सकते। नहीं, आने वाले टाइम में इनको वोट नहीं मिलने वाला। देखिए सीधी सी बात है, अम्बेडकर साहब जो थे शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे, और शेड्यूल कास्ट की आज हमारे देश में बहुत बड़ी तादाद है जो एक बार में चुनाव को अल्टा-पल्टी करने की हिम्मत रखती है। आज पूरे देश में जो है रोष का माहौल है, सारे शेड्यूल कास्ट जो लोग हैं वो सारे सड़कों पे हैं, सारे तमाम लोग विरोध कर रहे हैं, हमारे जैसे संविधान को मानने वाले लोग विरोध कर रहे हैं। हर व्यक्ति जो संविधान को मानता है, उसकी इज्जत करता है, वो विरोध कर रहा है। तो ऐसे मौके पे बहुत अच्छा है। मैं कहता हूँ नायडू साहब से अपील करता हूँ, नीतीश साहब से अपील करता हूँ, दे दीजिए इन्हें पटकनी, आ जाएंगे ये लोग सड़क पे। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप कुछ भी करते रहिए, लाइव तो सबने देखा है संसद में चलते हुए किस तरह से उन्होंने कहा, क्या अम्बेडकर चिल्लाते रहते हो इतनी बार, अगर आप अम्बेडकर के अलावा भगवान का नाम लेते तो आज आप भगवान को पा जाते। बोला या नहीं बोला उन्होंने? और कितने गुस्से में बोला, आप उनकी भावभंगी में उठा के देख लीजिए। अब उसके बाद वो जितना मर्जी मेरे बयान को, क्या आज की डेट में मीडिया में इतनी हिम्मत है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश कर देगी? वो किसी भी मीडिया चैनल में हिम्मत है? अब मीडिया चैनल का आपको याद है ना, पीछे एक बार उनसे एक चैनल वाले ने बात करा था, हेमंत बिस्वा शर्मा भ्रष्टाचारी हैं या नहीं है? अरे भैया ऐसा सवाल नहीं करते। नहीं साहब बताइए, अमित भैया बताइए ना, हेमंत बिस्वा शर्मा भ्रष्टाचारी है या नहीं है? अरे ऐसी बात नहीं करते, कोई दूसरी बात करो। उसने फिर उठाने की कोशिश करी और भाई बस इमीडिएट उसको वहीं बैठा के चुप करा दिया गया, वहीं उसे डरा दिया गया। तो क्या मीडिया में इतनी हिम्मत है कि वो उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश कर देगी? नहीं है ना, किसी भी किस्म में नहीं है। तोड़ मरोड़ की बात ही नहीं है कि लाइव दिखाई दे रहा है। लाइव, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, साहब ने बात उठाई ना अभी कि उनको तो वो कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जितनी मर्जी सफाइयां देती हैं, लाइव तो सबने देखा है, सारी क्लिप मौजूद है, सबने देखी है, उसकी फुटेज सबके पास मौजूद है, हर एक के मोबाइल में फुटेज पहुंच चुकी है। तो क्या सर इस तरीके के जो बयान है, ये क्या दलित समुदाय के अंदर कुछ प्रभाव पड़ेंगे क्या? क्योंकि उन्हीं का योगदान ज्यादा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ना चाहिए जी। अगर दलित समुदाय अपने आप को कहता है कि बाबा साहब हमारे आदर्श, हम भगवान की तरह से उनको पूछते हैं, तो जब भगवान की तरह से आप उनको पूछते हो तो आप ये भी देख लीजिए आपके भगवान का अपमान कौन कर रहा है। अगर आप नहीं देखते तो फिर दलित समाज से मैं साफ कहूंगा कि फिर ये आपका ढकोसला है, आप बाबा साहब को वो इज्जत नहीं देते जो इज्जत आपको देनी चाहिए। तो क्या लगा सकते हैं, वो तो आरोप लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी उनके आरोप लगाने से। अब बचने के लिए, अपनी बात छुपाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो ढूंढ के लाएंगे ही। लगातार उनकी पूरी टीम लगी हुई है, सुबह से आप देखिए ट्विटर पे मोदी जी का ट्विटर उठा के देखिए, लगातार लाइन बाय लाइन लगातार वो चीजें लेके आ रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। ऐसा नहीं करा, वैसा नहीं करा, ये नहीं करा। अरे भारत रत्न से बड़ा सम्मान आप किसी को दे सकते हो? इससे पहले आप 1946 में अंतरिम सरकार का गठन होता है, अंतरिम सरकार के गठन में अम्बेडकर साहब कांग्रेस में नहीं थे, कांग्रेस छोड़ चुके थे, उसके बावजूद उन्हें बुला के कानून मंत्री बनाया गया। 1951-52 में पहले आम चुनाव संपन्न हुए, शेड्यूल कार्ड फेडरेशन से वो चुनाव लड़े, उसके बावजूद भी जो कांग्रेस में नहीं होने के बावजूद उन्हें बुला के फिर कानून मंत्री का पद दिया गया। क्या ऐसा सम्मान आप दे सकते हो? नहीं दे सकते ना। आप तमाम बातें करते हो, लेकिन कांग्रेस के राज में आप कांग्रेस के पैरों में जूता नहीं डाल सकते, कांग्रेस के जूते में पैर नहीं डाल सकते आप। वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन होने के बाद देश के अंदर क्या कुछ भी नहीं होगा ही नहीं है, तो फार्मूला ये लागू नहीं हो सकता है किसी भी किस्म से। ये तो सिर्फ शगुफा छोड़ दिया आज की डेट में, जो अडानी अंबानी के ऊपर जो उंगलियां उठ रही थी, जो संबल मुद्दा था, उन सब मुद्दों से ध्यान उठाने के लिए अभी वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा इन्होंने छोड़ दिया, इसका शगुफा छोड़ दिया। वन नेशन वन इलेक्शन पास कराने के लिए आपको लोकसभा में 367 सदस्य जो हैं उनका समर्थन हासिल होना चाहिए।
राज्यसभा में आपको 165 सदस्यों का समर्थन हासिल होना चाहिए। दोनों जगह बीजेपी बहुमत में नहीं है कि 367 या 165 वोट वो ले सके। अल्टीमेटली ठंडे बस्ते में जाना, अब जेपीसी में चला गया, जेपीसी इस पे फैसला लेगी, कब लेगी तब लेगी। उसके बाद भी 2029 के बाद जाके कहीं फार्मूला लागू होगा, अगर सफल हो गया तो। ये सिर्फ उसी की तरह है जैसे पहले आपको याद होगा इन्होंने महिला आरक्षण बिल की बात लेके आए थे, हम महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। वो बिल पास हुआ, कैबिनेट में भी पास हुआ, राष्ट्रपति के पास भी चला गया, पास हो गया। लेकिन उसमें पेच क्या डाला हुआ था इन्होंने, पहले जब लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन होगा, उसके बाद जब नई लोकसभाओं का गठन हो जाएगा, क्षेत्रों का परिसीमन हो जाएगा, उसके बाद ये 33% आरक्षण लागू होगा। अभी लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन दूर दूर तक आपको नजर नहीं आता, उसी तरह 33% आरक्षण आपको दूर दूर तक नजर नहीं आता। अगर इन्होंने वास्तव में हकदार थे, वास्तव में कहना चाहते थे कि हम 33% आरक्षण देंगे, तो पिछले लोकसभा इलेक्शन में क्यों नहीं दिया इन्होंने 33% आरक्षण? विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं दिया 33% आरक्षण? सिर्फ हवाबाजी है। तो वही हवाबाजी अब आपको यहाँ देखने मिल रही है वन नेशन वन इलेक्शन के तौर पर। नुकसान किसको होगा सर अगर ये लागू हो गया तो? ये लागू नहीं होगा तो सबसे पहले राज्य सरकारों को नुकसान होता है, निकाय चुनाव है उनको नुकसान होता है, प्रादेशिक पार्टियां जो होती हैं, जो छोटी पार्टियां होती हैं, जो लोकल मुद्दे लेके लड़ती हैं, उनको नुकसान होगा, उनको नुकसान होगा। सीधी सी बात है कि अब ये अगर वन नेशन वन इलेक्शन हम मान के चले थे 2029 से ही लागू हो जाता है। अब 2027 में पूरी यूपी में सत्ता परिवर्तन की संभावना है। बीजेपी जाएगी, समाजवादी या कांग्रेस मिलके आ सकती है, या कोई थर्ड पार्टी भी मिलके आ सकती है, विपक्षी गठबंधन आ सकता है। अब उसके बाद 29 के बाद अगर इसको लागू कर लेते हैं, एक बार को हम मान भी लेते हैं, तो उसका विधानसभा का कार्यकाल कितना होगा? मात्र 2 साल का। 2 साल में विधानसभा खत्म। जनता ने तो 5 साल के लिए चुना था, आपने 2 साल में उसको खत्म कर दिया। जिसका कार्यकाल पूरा नहीं हो रहा होगा वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा के कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, और जिनका कार्यकाल 1 डेढ़ साल 2 साल 2.5 साल रह रहा होगा उन विधानसभाओं को बंद कर दिया जाएगा। तो नुकसान तो जनता का ही होगा ना अल्टीमेटली। हर व्यक्ति में हर मुद्दे अलग होते हैं, लोकल मुद्दे अलग होते हैं, नेशनल मुद्दे अलग होते हैं। अब हर बार अगर इलेक्शन होता रहता है, सपोज करें आप पड़ोस की राज्य में जीत जाते हैं चुनाव, और वहाँ पे आप अगर अच्छा काम करते हैं तो उसके आस पड़ोस के जो राज्य होते हैं उनमें प्रभाव पड़ने की पूरी गुंजाइश होती है। लेकिन अगर आप वहाँ खराब काम करते हैं, आपकी पब्लिसिटी दूर दूर तक नेगेटिव फैलती है, तो आसपास के राज्यों में भी चुनाव में असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो वही चीज़ है, इसी चीज़ का नुकसान है। अगर यूपी में गलत काम हो रहा है तो यूपी की पब्लिसिटी आपको दिल्ली में भी देखने को मिलेगी, हरियाणा में भी देखने को मिलेगी। अगर अच्छा काम हो रहा होगा तो उसकी पब्लिसिटी यहाँ तक आएगी, तो यहाँ के चुनावों पर भी असर डालेगी। तो ये चीज़ें जो स्थानीय मुद्दे होंगे वो दब जाएंगे। धन्यवाद।